कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की नकली दवा का रैकेट। 3 लाख के इंजेक्शन में भर देते थे 100 रुपए की नकली दवा। एक नामी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी भी गिरोह के सदस्य। पूर्वी दिल्ली के शख्स ने शुरू किया यह गोरख धंधा। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस के साथ बदमाशों का एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों में चली 26 राउंड गोलियां। हाशिम बाबा गैंग के तीनों बदमाश गोली लगने से घायल। पूर्वी दिल्ली में सीएए लागू होने के बाद किया फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की खास नजर। डीसीपी और थाना अध्यक्षों को इलाके में गश्त करने के आदेश। पूर्वी दिल्ली में भी नकली नोट से दुकानदार परेशान। दुकानदारों का कहना सबसे ज्यादा आते हैं 500 और 200 के नोट। हाल ही में दिल्ली पुलिस को मिली है कई शिकायतें। यमुना पार में हथियार बेचने वाले तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल हुई बरामद। पुलिस साथियों का पता लगाने की कर रही है कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कैंसर एक ऐसी नामुराद बीमारी है जिसे हो जाए उसका बचना चमत्कार ही होता है। कैंसर मरीजों को बीमारी के दर्द के अलावा कीमोथेरेपी जैसे दर्दनाक इलाज का भी सामना करना पड़ता है। कीमोथेरेपी की दवाएं भी बहुत महंगी हैं और एक इंजेक्शन की कीमत ही 1 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर कोई इन मरीजों के साथ खिलवाड़ करे और उन्हें 100 रुपए की नकली दवा लाखों रुपए में बेच दे तो यह उनकी जेब पर डाका नहीं बल्कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। माना जा सकता है कि यह उन मरीजों की हत्या की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसे घृणित काम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की नकली दवा बेचते थे। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए कई जगह छापे मारे। मोतीनगर के डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में 2 फ्लैटों में फैक्ट्री पकड़ी जो विफिल जैन नाम का व्यक्ति चला रहा था। उसके यहाँ सूरज शात नाम का व्यक्ति था जो दवाओं की रिफिलिंग करता था। पुलिस ने यहाँ से 140 भरे हुए इंजेक्शन, हीट गन मशीन, कैप्सील करने वाली मशीनें और 197 खाली वायल पकड़े हैं जिनमें नकली दवाएं भरी जा रही थी। पुलिस को नकदी भी मिली है। साउथ सिटी हरियाणा में भी पुलिस ने ऐसी ही रिफिलिंग फैक्ट्री पकड़ी और वहां से नीरज चौहान और उसके कजन तुषार चौहान को गिरफ्तार किया। उनसे भरे हुए इंजेक्शन जिनकी कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा है बरामद किए गए। 519 खाली वायल और 864 बक्से बरामद हुए। यहां से भी भारतीय और अमेरिकी करेंसी पकड़ी गई। पुलिस ने यमुना विहार से परवेज को पकड़ा जो नकली इंजेक्शन बनाने के लिए इन फैक्ट्रियों को खाली वायल सप्लाई करता था। परवेज से पूछताछ के बाद दिल्ली के एक नामी कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारियों कोमल तिवारी और अभिनय कोहली को पकड़ा गया। ये लोग अस्पताल में इंजेक्शन इस्तेमाल होने के बाद उनके खाली वायल मानवता के इन दुश्मनों को 5-5 हजार रुपए में सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि विफिल जैन सीलमपुर में रहा करता था और मैट्रिक पास भी नहीं है। वह केमिस्ट की दुकान में स्टोर बॉय हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उसने नकली दवाओं के कारोबार में कदम रखा और फ्लूकोनोजोल जैसी 100 रुपए की दवा को कीमोथेरेपी के इंजेक्शन में भरकर 1 से 3 लाख रुपए में बेचने लगा। पुलिस इस मामले में अभी और जांच कर रही है ताकि इस खतरनाक रैकेट से जुड़े और लोगों को पकड़ा जा सके। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अंबेडकर कॉलेज और गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को काबू किया है। 26 गोलियां दोनों ओर से चली। तीनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं और उन्हें जीटीबी अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये बदमाश हत्या के प्रयास, जबरन वसूली जैसे मामलों में शामिल रहे हैं। इनके नाम आरिफ उर्फ खालिद, अली उर्फ फहद और अल शहनाज उर्फ तोता बताए गए हैं। तीनों कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के गुर्गे बताए गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबेडकर कॉलेज के पीछे ज्योति नगर में रात 1:30 बजे के करीब बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अपराधियों को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस पर इंस्पेक्टर राहुल अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। अंबेडकर कॉलेज के पीछे बनाला रोड पर पुलिस ने जाल बिछाया और 3 अपराधियों को पकड़ लिया। आरोपी स्कूटी पर सवार थे। पुलिस ने उन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया। रुकने की बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में तीनों अपराधियों के पैर में गोली लगी जिससे वे सभी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान कुल 26 राउंड फायरिंग हुई। 13 गोलियां 3 आरोपियों ने चलाई और जबकि 13 गोलियां पुलिस टीम ने चलाई। अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्कूटी पुलिस स्टेशन से चोरी की पाई गई। 22 साल का आरिफ उर्फ खालिद सीलमपुर की झुग्गियों का रहने वाला है और वह एक चोरी के मामले में शामिल पाया गया। 23 साल का अली उर्फ फहद गली नंबर 10 जाफराबाद का रहने वाला है। उस पर एक डकैती और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। 22 साल का अल शहनाज भी जाफराबाद का ही रहने वाला है और फायरिंग और आर्म्स एक्ट के एक मामले में शामिल पाया गया है। इन सभी के पास से हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। तीनों के खिलाफ थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
देखिए 2 दिन पुरानी बात है ये। परसों शाम के पौने 9 बजे एक सीलापुर में इंसिडेंट हो गया था, जिसमें कुछ लड़के सीसीटीवी में दिखते हैं साथ में घूमते हुए, फिर अचानक फायरिंग वायरिंग हुई और उसमें एक अरबाज नाम के लड़के की डेथ हो गई थी। और इनफैक्ट पोस्टमार्टम भी आज ही हुआ उसका, कल मतलब। और एक आबिद नाम के लड़के की भी गोली लगी थी, तो उसको एलएनजेपी में सर्जरी वगैरह हुई, नाउ इज रिकवरिंग। उसके जबड़े पे गोली लगी तो ठीक से बता भी नहीं पा रहा है कुछ अभी, ही इज अनेबल टू स्पीक। तो सीसीटीवी में हम लोग कुछ लड़कों की शिनाख्त कर पाए थे और उनको ढूंढ रहे थे। तो आज दिन में इन्फॉर्मेशन आ गई थी हमारे, इसमें मेरी काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही थी, तो इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ की टीम को सफलता मिली है। तो राहुल अधिकारी इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने दिन में मुझे बताया था सर उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग शाम को इस तरफ आएंगे। तो अभी हम लोग अम्बेडकर कॉलेज है, ज्योति नगर का इलाका है, उसके पीछे एक ये रास्ता है, यहाँ खड़े हैं। तो करीब अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे का इंसिडेंट है ये। और पुलिस यहाँ पे नाकेबंदी करके चेकिंग कर रही थी। तो जैसे ही स्कूटी पे ये 3 सस्पेक्ट्स आए तो उनको रुकने का इशारा किया, रुके नहीं ये लोग, घुमा के भागने की कोशिश की। जब देखा नहीं भाग पाएंगे तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग खोल दिया था। तो तीनों के पास से अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, काफ़ी गोलियां चली यहाँ पे, करीब 1 दर्जन गोली उनकी तरफ से। मेरी पुलिस ने भी जब उनको रोकने की कोशिश की तो 1 दर्जन के आसपास उनकी तरफ से 23-24 गोलियां चली। और पुलिस के भी मैंने देखा इसमें बुलेट प्रूफ में लगी है, और तीनों लड़कों के पैर में लगी है, तो उनको जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी उनकी शिनाख्त खालिद, तोता और फहद नाम के लड़कों से हुई है। इन तीनों लड़कों की हम लोग तलाश कर ही रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश भर की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की नजर है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग और उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी जिला पुलिस उपायुक्त और थाना अध्यक्षों को इलाके में गश्त करने के आदेश दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इलाके में उतार कर गश्त करने के लिए कहा गया है। साथ ही थाना अध्यक्षों को इलाके के लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत रखने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश भर की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की नजर है। साथ ही शादर जिले के जगतपुरी इलाके में एडिशनल डीसीपी ने भी पेट्रोलिंग की। देखिए, जो 2020 में हुआ था काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, और वो हमारे नॉर्थ ईस्ट ज़िले में ही ज़्यादा उसका असर देखा गया था। लोगों में बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी सीए एनआरसी को लेके। तो लॉ तो तब पास हो गया था 2020 में 19 में, और आज संभावना है कि जो उनके रूल्स होते हैं, कोई भी जो लॉ होता है उसके रूल्स अलग से नोटिफाई होते हैं, तो उसके नोटिफिकेशन की संभावना है आज। तो हम लोग को थोड़ा सा आभास पहले से ही था, तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारे, जो हमारी अमन कमेटी एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें दोनों कम्युनिटी के हम लोग रिस्पेक्टेबल्स को, लीडर्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो लगभग 29 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 28 मीटिंग हमारे पुलिस स्टेशन लेवल पे हो चुकी है। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि सभी ये जो पब्लिक आउटरीच है हमारा, सब लोगों से हम लोग बात करें और इस लॉ के बारे में जो भी उनकी मिसकंसेप्शन है उसको दूर करें। तो जो ये नोटिफिकेशन है, इससे सिर्फ कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं, 3 देश हैं, वहाँ से जो लोग इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियत बढ़ जाएगी। इंडियन सिटीज़न को पर से किसी को ना तो कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने क्लियर की है, एंड वी आर एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। पर थोड़ा पब्लिक एश्योरेंस के लिए हम लोगों ने 2 दिन से फ्लैग मार्च किया अपने सारे संवेदनशील इलाकों में, और मेरे को आउटर फोर्स भी मिलेगी, कल से उम्मीद है मुझे कुछ आउटर फोर्स मिलेगी, उसके साथ भी हम लोग थोड़ा सा फ्लैग मार्च करेंगे। इसमें एक एक्सरसाइज हम लोगों ने और की कि एक डिटेल्ड मैंने एक लिस्ट बनाई थी क्रिमिनल्स की भी और कुछ ट्रबल मेकर्स की, और उनकी हम लोगों ने टैगिंग की है टिल द लास्ट मैन। जो मेरा बीट कांस्टेबल है या जो मेरा एसएचओ है, किस किस पे नज़र रखेगा, तो वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। साथ के साथ उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, और आई एम वेरी श्योर कि इट इज़ गोइंग टू बी अ पीसफुल अफेयर इन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। हम लोग सारे पहले से ही तैयारी करके बैठे। सोशल मीडिया पे क्या नजर रहेगी आपकी? देखिए, सोशल मीडिया भी हम लोग 24 आवर्स मॉनिटर कर रहे हैं, और कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट किसी भी तरह का कुछ आता है तो उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करें। पूरे
पूरे देश में असली नोटों के साथ साथ नकली नोट भी बाजार में देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों की कई शिकायतें दर्ज की हैं। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के दुकानदारों से बात की कि क्या उनके पास भी नकली नोट आते हैं और यदि आते हैं तो वह क्या करते हैं, तो दुकानदार ने बताया कि काफी तादाद में नकली नोट आते हैं। सबसे ज्यादा वो नोट आते हैं वह 500 और 200 के आते हैं। दुकानदार ने बताया कि नोट का जो कागज होता है या फिर ग्रीन पट्टी होती है, उसको देखकर वे नकली और असली नोट का पता लगाते हैं। उसमें उसकी तार देख के पहचानते हैं, बाकी उसका कलर हल्का होता है, फेड होता है कलर, उसके उस तरीके से पहचानते हैं। एक बार आया हुआ था, उसमें जो है उसका वो बिल्कुल हल्का था, टॉप कॉपी होता है, बट उसमें तार जो होती है उसकी वो ग्रीन तार वो कौन सा नोट था वो 500 का नोट था। ज़्यादातर 500 के नोट में देखा जाता है। 500 के नोट में देखा जाता है, 100 के में भी आया है एक आध बार, बाकी मैक्सिमम 500 के नोट में देखा। उसमें एक तो तार होता है, कई नोटों में नोट कागज अलग होता है नकली नोट का, और गांधी जी की फ़ोटो भी नहीं होती है उसमें। तो वैसे ही तो डेली लेते रहते हैं, कागज़ से ही मतलब पहचान लेते हैं। 200 का भी आ जाता है, 500 का भी आ जाता है, ऐसे 2-3 तो नोट आ जाते हैं महीने भर में। अरे शुरू नहीं आती ना, जो गांधी की फ़ोटो नहीं आती है एक साइड में, जो उसमें होता है ना ओरिजिनल में थोड़ा वो पता होता है। सर अभी तक तो नकली नोट कोई आया नहीं है मेरे पास, पर वैसे तो पेपर टच करने से ही काफ़ी फ़र्क पता चल जाता है उसका। जैसे जो नकली नोट आता है या तो ज़रूरत से ज़्यादा थिक होता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पतला होता है। वो नोटों से अलग से ही होगा ना, डिफरेंट होगा वो तो पता चल ही जाएगा ना। तो क्या आपकी दुकान पर ऐसा कोई नकली नोट आया? अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो देखेंगे उसमें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हथियार खरीदकर यमुना पार के बदमाशों को हथियार बेचने वाले तस्कर को उत्तर पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान सैफ सिद्दीकी के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 देशी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 45 कारतूस बरामद किए हैं। डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि गैंगस्टर हाशिम बाबा, छेनू और अब्दुल नासिर अपना गिरोह चलाते हैं। इस गिरोह के कई संचालक जेलों में बंद है। सूचना मिली थी कि जिले में उभरते हुए बदमाशों को हथियार सप्लाई करने में मदद करता है। पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर पुलिस इसके साथियों का पता लगाने का प्रयास करती है। मयूर विहार थाना क्षेत्र से 75 लाख रुपए कीमत की सुपारी से लदा ट्रक लूटने के मामले में विवाद में रहने वाले बदमाश शाहिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। लूट में शामिल दूसरे बदमाशों को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी स्पेशल सेल आलोक कुमार के मुताबिक शाहिद नू हरियाणा का रहने वाला है। उसे अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। लंबे समय तक फरार रहने के कारण कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। शाहदरा जिले के विवेक विहार पुलिस ने 2 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। इलाके में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को दबोचा है। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तलाश करते हुए पुलिस टीम बेहटा, हाजीपुर, लोहनी, गाजियाबाद पहुंची। पुलिस टीम ने आरोपियों को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों ने ब्लेड के टुकड़े से अपने सिर और गर्दन पर खुद को चोट पहुंचा ली। हालांकि पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी व्यक्तियों की पहचान अमित और रोहित के रूप में हुई है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने छीना हुआ मोबाइल अपने दोस्त रवि को दिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गांधीनगर विधानसभा सीलमपुर गांव में आजाद नगर की निगम पार्षद नीलम चौधरी ने गैस सिलेंडर वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को समर्पित है। आज पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में 500 और महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। निगम पार्षद ने जानकारी दी कि आज 500 महिलाओं को योजना के गैस सिलेंडर के पेपर दिए गए हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद नीलम चौधरी और उनके हमारे साथी जितेंद्र चौधरी आज 500 बहनों को यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा और सिलेंडर दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का पूरे देश में बहनों को लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ से ज़्यादा बहनें इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं और हम उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करें, उनके परिवार की भी चिंता करें। ये नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो हर व्यक्ति तक प्रधानमंत्री की योजनाएं पहुंचे, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, जो गैस चूल्हा और सिलेंडर का वितरण यहाँ किया गया है ताकि बहनों को धुआं मुक्त रसोई मिल सके और प्रदूषण से निजात मिल सके। 20 सिलेंडर यहाँ दिए हैं, बाकी और भी 500 पहले भी दिए गए हैं और बाकी और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं ताकि हम जितनी जोड़ सके बहनों को उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर हम उसको दे सकें। हम हमारे गांधीनगर विधानसभा में लगभग 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज 500 लोगों को हमने सिलेंडर वितरण किए हैं।
सीबीएसई की परीक्षाओं में लगातार 10वीं और 12वीं की क्लास के पेपर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज 12वीं क्लास का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, जिसमें काफी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। एग्जाम देकर बाहर आए स्टूडेंट्स से जब हमने पूछा कि पेपर कैसा रहा, तो उन्होंने जानकारी दी कि एग्जाम काफी अच्छा और आसान रहा। अगर एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी क्वेश्चन आसान थे, जिनमें काफी अच्छे तरीके से आंसर दिए गए हैं। वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि 70 नंबर के इस एग्जाम पेपर में से अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। पेपर तो वैसे इजी आया है। अच्छा। पहले से बता रहे थे कि जैसे कि पहले का पेपर है एज कम्पेयर टू अब बहुत इजी आया है। क्या सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। किस स्ट्रीम के बच्चे जो इसको चूज करें? मोस्टली सभी कर लेते हैं, क्योंकि किसी ने एडिशनल ले रखा है अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, कोई भी ले लेता है ऐसे, तो ऐसे कोई वो बात नहीं है कि 70 का था। ईजी है, मेरे तो आ जाएंगे 60 अबव तो पॉसिबल है। जेनुअनली ईजी था। फिजिकल एजुकेशन का था और 70 मार्क्स का था। कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? 60 अबव। कैसा रहा पैटर्न? काफ़ी इजी था पेपर तो, बट एमसीक्यू थोड़े ट्रिकी थे, बाकी ओवरऑल इजी था। नहीं, लेंदी तो नहीं लगा, लाइक 1 घंटे पहले हो गया था। जो सोचा था उससे टफ आया था या इजी आया था? उतना ही आया था, लाइक जितना सोचा था। ज़्यादा टफ था? नहीं, नॉर्मल वही लेवल था। मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में थोड़ा, बट फिर धीरे धीरे सब याद आने लग गया। टफ लग रहा था पेपर? हाँ, स्टार्टिंग में, बट फिर इजी लगने लग गया जैसे मैंने करा। मेरा ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है एंड मेरे अकॉर्डिंग पेपर इजी था। एक्सपेक्ट नहीं कर रही है अभी कुछ, लेकिन 50 अबव आ सकते हैं। नहीं, हमारे स्कूल में सबके पास ही है, डिपेंड करता है स्कूल पे कि वो देती है या नहीं। तो बस मतलब हमारे ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीम्स के पास ही फिजिकल एजुकेशन है। लिटिल बिट ये रहता है कि पता नहीं क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाए और मतलब बेसिकली क्या हो क्वेश्चन, तो बस इससे ज़्यादा। फिजिकल एजुकेशन का था, अच्छा गया। नहीं, इजी नहीं था, एवरेज। नहीं, लेंदी नहीं थे, ठीक थे। नहीं, मज़ा तो नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा गया। बस ऐसा था कि हम बना के कर सकते थे क्वेश्चन को। हाँ, मतलब थोड़ा सा हिंट मिल जा रहा था क्वेश्चन पढ़ के कि हम खुद से कर ले रहे थे। ये था आर्ट्स विद इको। नहीं, फिजिकल एडिशनल सब्जेक्ट है जो हमारे पास होता ही है, मतलब मिलता ही है आर्ट्स वालों को। एग्ज़ाम तो अच्छा था, वैसे पसंद नहीं है फिजिकल, बोझ लगती है, लेकिन पेपर अच्छा था, कर लिया। पेपर कैसा तेरा? क्या आ जाएंगे, न्यूज़ में आएगा, पास हो जाऊंगी, उससे ऊपर ही आ जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ के आए हम जो आ नहीं रहा था हमें, तो वही बस छूटा है और सारे एकदम अच्छे गए हैं। हाँ, हाँ, मिल जाएंगे। मुझे 70 का तो पेपर होता है, 60 तो आ ही जाएंगे। फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण से पूर्वी दिल्ली के लोग पहले से ही काफी परेशान हैं। ऐसे में इन जगहों पर अवैध तरीके से गाड़ियां, ई रिक्शों की मरम्मत करने से आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि दिलशाद गार्डन में सड़क और फुटपाथ पर ही गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन नजर आ जाती है। कड़कड़डूमा में भी फुटपाथ और गाड़ियों को बेचने का कारोबार चलता है, लेकिन इस पर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता है। जब हमने जनता से पूछा तो उनका कहना था कि इस तरह सड़क और फुटपाथ घेरे जा रहे हैं, जिससे लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती। रिपेयरिंग भी हो रही है, सेल भी हो रही है, सेल परचेज का भी है, आधी आधी सड़कें तो घिरी हुई हैं। फिर ऐसे तो प्रॉब्लम तो होती है। जैसे बसेस वगैरह का भी यही रूट है, स्कूल भी आसपास बहुत हैं, तो उस वजह से बहुत मुश्किल तो होती है। यही जाम का ही है मेन तो प्रॉब्लम। और जैसे हॉस्पिटल भी पास है, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिलती है। स्कूल की छुट्टी के टाइम होता है जैसे, और कुछ पता नहीं चलता, कभी भी जाम लग जाता है। और थोड़ा जैसे रेड लाइट नहीं है प्रॉपर, या कोई ट्रैफिक नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मैनेज करने वाला कोई भी नहीं होता। जब जाम कोई बीच में अटक जाएगा तो जाम लगेगा ही लगेगा। हाँ, वो तो होती है, प्रॉब्लम तो होती है। जब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो कैसे लोग आएंगे जाएंगे, और बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो भी बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ ना जाम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि रेड लाइट नहीं है। हाँ जी, कुछ तो होता अगर एक्शन होता तो। हमने देखा नहीं ऐसे कुछ। होना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए हमेशा, और थोड़ा सा आसपास जो इतनी जगह घेरी हुई है, थोड़ी सड़क साफ़ होनी चाहिए। इससे प्रॉब्लम डेफिनेटली जो ट्रैफिक लगता है वो उसका ये एक कारण है। वजह इनको बेसिकली तो कोई ऐसा एरिया देखना चाहिए जहाँ पे ये मतलब एक एलोकेटेड होना चाहिए। रोड पे ऐसा काम ये इलीगल तो है ही, क्योंकि फुटपाथ बना है चलने के लिए, ना कि गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, सेल परचेज करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो ये डेफिनेटली जो आम पब्लिक है उसको डिस्टर्ब करता है, और इसकी वजह से ट्रैफिक आए दिन लगता ही लगता है। रोड पे ट्रैफिक लगता है, उसकी वजह से कंजेस्टेड
होने की वजह से फिर ट्रैफिक लगता है, पब्लिक परेशान होती है, कई देर तक यहाँ पे पब्लिक बसों में बैठी रहती है। सेल परचेस, डेंटिंग पेंटिंग ये सब होता है। अगर आप ज़्यादातर काम दुकान के बाहर होता है, अगर आप दुकान के बाहर गाड़ियाँ लगाएंगे, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के करेंगे, लोग पटरी के बजाय रोड पे चलेंगे। रोड पे कुछ भी हो सकता है, गाड़ियाँ आती है, बस आती है, बस मतलब मोस्ट प्रॉब्ली बस बात देखती नहीं तो आप बस के मतलब मिसहैप हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यही है कि पटरी चलने के लिए बनाई है तो उसको चलने ही दो। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में दिल्ली सरकार का वजन और माप विभाग का जो वजन और मात्रा के वेरिफिकेशन करने वाले और समय को बचाने के लिए व्यवस्था के उपकरण लगाए गए हैं। आपको बता दें कि विश्वास नगर में बीते सोमवार को मंत्री इमरान हुसैन ने इसका उद्घाटन किया है। दिल्ली के लोगों को पेट्रोल, सीएनजी और सभी पैक्ड वस्तुओं की सही मात्रा का पता लग सके। फिलहाल उद्घाटन के बाद अभी कर्मचारियों की मौजूदगी नहीं है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों में यह कार्य शुरू हो जाएगा। यह करीब 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से दावेदारी पेश कर रही लवली ने पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया है कि वो चुनाव नहीं लड़वाना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस के खाते में आई दिल्ली के तीनों सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार होने की वजह से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पा रहा था। हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने फैसला लिया है कि वह चुनाव न लड़कर दूसरों के चुनाव पर ध्यान देंगे तो वह उनका निजी फैसला है और वह पार्टी के लिए सोच रहे हैं जो एक अच्छा फैसला भी होगा। नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको याद होगा जब पीछे चुनाव थे विधानसभा के, तब भी वो अपना प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी चुनाव नहीं लड़े थे वो। तो उन्होंने ये कहा था तभी कि मैं अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वाह है वो मैं प्रदेश अध्यक्ष नाते जो लोग लड़ रहे हैं मैं उनको लड़वाऊँगा, उनको जिताने का प्रयास करूँगा। अभी भी उन्होंने मेरे ख्याल से यही सोच के किया है कि भाई जो लोग लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको जिताने के लिए एक मुखिया का बाहर होना बड़ा ज़रूरी है जो बाहर से फील्डिंग करेगा। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका ध्यान चुनाव में रहेगा, तो मैं समझता हूँ फिर उसमें पूरी दिल्ली में नहीं लगा पाएंगे वो। तो अब मैं समझता हूँ कि दिल्ली में पूरी में अब उनका ध्यान रहेगा। उनके साथ साथ क्या है कि सारा वर्कर भी जो है जहाँ वो चाहेंगे वो लगाने के लिए उसको वहाँ वाला भेज के लगा सकते हैं और उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। इसलिए शायद उन्होंने मेरे को लगता है जो मना किया। मेरी वैसे बात उनसे नहीं हुई है, मैं बात करके पूछूँ क्या मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ इसलिए उन्होंने मना किया। मैं समझता हूँ उनका डिसीजन अच्छा डिसीजन है ये। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।